Welcome back to all the viewers. Today we will carry forward with the Indian economy part. So already we have discussed about the Indian economy on the eve of independence regarding the agricultural sector at that time, industrial sector at that time, and foreign trade also on the eve of independence. In this video we will carry forward with the demographic profile of India on the eve of independence and about the occupational structure which exists at the time of independence. So starting with the demographic profile of India at the on the eve of independence was, तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर लिख लेते हैं अपना डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का जो मतलब होता है उससे आप थोड़ा सा क्लियर कर लें। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में आता है आपका डेथ रेट सॉरी बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो टाइप्स की चीज़ें होती हैं ये सारी आपकी आती हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल में। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल में जो है ये पूरी चीज़ों को कंप्राइज करता है। कंप्राइज करने का मतलब इसमें ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं और इन चीज़ों के आंकड़े से हम बता सकते हैं कि हमारे देश में क्या हालात तब थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड व्हाट इज़ द सिचुएशन नाउ। सो मूविंग टूवर्ड्स द फर्स्ट इंडिकेटर, दैट इज़ बर्थ रेट। बर्थ रेट आपको पता होगा बर्थ रेट क्या होता है। तो बर्थ रेट का मतलब होता है कितने लोग जन्म ले रहे हैं एक साल के अंदर में, उनको बर्थ रेट बोला जाता है। और इसी का अपोजिट होता है डेथ रेट, कितने लोग जो है डेथ कर रहे हैं साल भर के अंदर। तो बर्थ रेट का जो हिसाब किताब था एट द टाइम ऑफ, ये सब है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, तो उसमें हमारा ये था 48 पर 1000, यानी 48 आदमी पर 1000 आदमी में से मर जाते थे लगभग। ये जो है उस टाइम की बात की जा रही है। उसी तरीके से हमारा डेथ रेट अगर देखा जाए तो डेथ रेट भी ऐसे ही कुछ था। वहाँ था 40/1000, यानी हर 1000 में से 40 आदमी डेथ करता था उस टाइम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। उस टाइम की बात यहाँ पे हो रही है, उस टाइम में ये हालात हुआ करते थे। अब क्या है, अब इसके कुछ रीज़न्स जो बताए गए हैं उसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो था हमारा, उस समय हमारे पास था मासिव पॉवर्टी। पॉवर्टी बहुत सारा कारण रहा है बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो पहला तो हो गया मासिव पॉवर्टी। उसके बाद हम कह सकते हैं लो सर्वाइवल रेट, ज़्यादा दिन तक आदमी जीता ही नहीं था। उसके बाद हमारे पास इससे क्या हो जाएगा, हम ये भी देख सकते हैं कि लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। उस समय पॉपुलेशन बड़ा कंट्रोल में हुआ करता था, क्योंकि जो मरने की और जीने की संख्या जो रेट था वो लगभग एक तरीके से देखा जाए सामान्य तौर पे था, तो इस वजह से ठीक था। अभी आज के पैरेलल्स में देखा जाए, नाउ द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ वेरी मच हायर देन व्हाट इट वाज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे बात करते हैं हम दूसरे इंडिकेटर की, जो है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है जो बच्चे 1 साल से कम उम्र के होते हैं वो कितने वैसे बच्चे जो है जो उनकी वैसे बच्चों की डेथ हो रही है साल भर में, तो उनको हम देखते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। तो एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। ये आपका डेथ रेट होता है, डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 1 ईयर, यानी 1 साल से कम के बच्चों का डेथ रेट जो होता है उसी को बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यानी इन्फेंट मतलब उन्हीं बच्चों को कहा जाता है जो 1 साल से कम के होते हैं। तो इनका क्या रोल था, इनका क्या था उस समय, आंकड़ा क्या था वो हम देख लेते हैं। तो ये लगभग थे हमारे जो थे ये थे 218 पर 1000। 218 पर 1000 का मतलब हर 1000 बच्चों में से जो 1 साल के उम्र के बच्चे तो उनमें से 218 बच्चे डेथ कर जाते थे साल भर में। हमारे पास ये ऐसा कुछ आंकड़ा उस टाइम मौजूद था। आज के पैरेलल्स में देखा जाए लगभग, ये सारा एस्टिमेटेड है, तो लगभग आज के पैरेलल्स में यही आंकड़ा लगभग 47 पर 1000 पे बेस्ड है। ये हम देखा जाए तो प्रेजेंट सिनारियो में देखा जाए तो प्रेजेंट में इस तरीके से कुछ कर रहा है। ये डिफ़र कर सकता है क्योंकि ये जो डाटा मैं दे रहा हूँ काफ़ी पुराने वो है, बुक से लिया गया है, तो इस वजह से मे बी डाटा डिफ़र कर सकता है आज के उसमें। तो ये एक एस्टिमेटेड है, लगभग हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 218 और 47 में कितना फ़र्क है। तो कम से कम इसके जो रीज़न्स बताए गए
वो रीजंस भी बड़े उस समय बड़े ज़्यादा सोचने वाली बात थी, जैसे कि आपका उस समय पुअर हेल्थ केयर था, यानी बच्चों का ध्यान ही नहीं रखा जाता। तो उस समय निमोनिया जैसी बीमारियां जो थी, एक बार पकड़ लिया तो फिर बच्चा बच नहीं पाता था किसी भी तरीके से, और उस समय दवा वगैरह भी थोड़े कम होते थे। फिर पॉवर्टी तो हम कह ही सकते हैं, पॉवर्टी इज़ द मेजर कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स एट दैट टाइम, आज भी है। उसके बाद फिर हमारे पास जो है ऑप्शन में फिर हम बता सकते हैं कि जो है फ्रीक्वेंट फेमाइंस वगैरह आते रहते थे। फ्रीक्वेंट फेमाइंस में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो आता था वो ड्रॉट आता था, सूखा पड़ जाना जिसको हम लोग कहते हैं। तो सूखा पड़ जाता था, जैसे हम जानते हैं कि उस टाइम हमारे टोटल पॉपुलेशन का जो इनकम का मेन सोर्स वाज एग्रीकल्चर, विच वाज नियरली 70%, 72% समथिंग था, 72.7% आई थॉट, 77.2% पीपल वर इंगेज इन एग्रीकल्चर। और अगर सूखा पड़ गया तो सोचिए 72.7% की इनकम जीरो हो जाएगी। तो फिर वो क्या करेंगे, वो गरीबी के शिकार होंगे और गरीबी से फिर वो डेथ पे आ जाएंगे, और बच्चों को खासकर ये दिक्कत होती थी। तो उसके बाद फिर रिकरिंग एपिडेमिक्स वगैरह हुआ करते थे, जैसे एपिडेमिक्स से कभी हमारे अभी करंट सिनारियो में चल रहा है, उसी तरीके से उस टाइम भी एपिडेमिक्स वगैरह होते थे, जैसे हैजा वगैरह की बीमारी हो गई और तमाम तरीके के जो है आते रहते थे। तो उनका फिर बच पाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। तो ये हमारे हो गए इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, और क्यों ऐसा है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा देख लिया। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट इंडिकेटर। नेक्स्ट इंडिकेटर जो हमारे पास है वो है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है जीवन जीने का कितना आपके पास है, कितना हम जीते थे। तो एट दैट टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब हो गया एवरेज लाइफ ऑफ पर्सन, हम इसको कहते हैं एवरेज लाइफ ऑफ पर्सन। तो एट दैट टाइम व्हेन ब्रिटिशर्स वाज देयर, तो उस समय हमारे पास जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो लगभग 32 ईयर्स ही हुआ करता था। एट प्रेजेंट के हिसाब से देखा जाए तो अभी हमारे पास 65 ईयर्स टू 70 ईयर्स के बीच में अभी हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। नाव की बात कर लेते हैं हम, लेकिन एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स ये हमारे पास इस तरीके का होता था, 32 साल ही लगभग लोगों की आयु होती थी, क्योंकि वो किसी न किसी वजह से जो है डेथ कर जाते थे, जिसमें जनरली वजह जो आपकी हुआ करती थी वही आपका पुअर हेल्थ सिस्टम हमारा बहुत ही बेकार था। उसके बाद हम देखेंगे पुअर हेल्थ सिस्टम था, फिर लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को पता ही नहीं था कि ये बीमारी हुई है तो कैसे। अभी आज भी जैसे कोरोना के टाइम में भी कई सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि इनको जो है कोविड-19 टाइप की बीमारी हुई भी है, क्योंकि उसके जो है सिम्टम्स वगैरह ही बड़े रेयरली दिख रहे हैं, तो ऐसे करके। फिर लैक ऑफ अवेयरनेस वगैरह ये सारी चीज़ें थी। पर पॉवर्टी तो एज इट इज़ मेंटेन था ही, कि लोग गरीबी रहते थे, भूखमरी की वजह से कई बार ड्रॉथ वगैरह के केसेस में मर जाते थे। फिर इस तरीके से कई सारे डेथ केसेस हमारे ज़्यादा हो जाते थे उस टाइम। उसके बाद नेक्स्ट इंडिकेटर जो हमारे पास मौजूद है वो है आपका लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्योंकि काफ़ी अच्छा मेजरमेंट स्केल है ये पता करने के लिए कि कितने लोग उस समय पढ़े लिखे थे। तो उस टाइम हमारे पास जो लिटरेसी रेट थी वो नियरली इट वाज 16%। अब 16% लिटरेसी रेट का मतलब ये हो गया कि हम कितना ज़्यादा सोशल बैकवर्ड थे। सोशल बैकवर्डनेस हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, पढ़ने लिखने से कोई नाता हमारा था नहीं। अभी इस समय तो तब भी काफ़ी इम्प्रूव्ड है, लेकिन पूरा तरीके से नहीं कह सकते, इम्प्रूवमेंट है। फीमेल लिटरेसी रेट की अगर बात कर लें तो फीमेल लिटरेसी रेट जो था हमारा दैट वाज नियरली 7%। अब 7% अगर फीमेल लिटरेसी रेट है तो ये शो क्या करता है, ये शो करता है आपका जेंडर बायसनेस। जो सोसाइटी में हमारे जेंडर बायसनेस था, जेंडर बायसनेस का मतलब होता है जेंडर को लेके भेदभाव। आज भी कई सारे इलाकों में, खासकर इंडिया के राजस्थान वगैरह इलाकों में और कई सारे जो है पिछड़े इलाकों में आज भी ये चीज़ें देखी जाती हैं। वेयर दे स्टिल नाउ प्रैक्टिसिंग जेंडर बायसनेस, वहाँ पे आज भी है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, लड़कियों को नहीं आगे बढ़ने देना है, तमाम चीज़ें जो हैं, लड़कियाँ केवल घर के लिए बनी हैं, तमाम चीज़ें अभी आज भी प्रिवेल करती हैं आज की सोसाइटी में भी। इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन, अपग्रेडेशन, ग्रोथ होने के बावजूद ये चीज़ें अभी भी मार्केट में हैं, सोसाइटी में हमारे अभी भी जीती हैं। और
इससे अफेक्टेड लोग जो है बहुत ज़्यादा समय है। तो ये कुछ हमारे इंडिकेटर्स हमने रखे हुए हैं जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया को शो करते हैं एट द टाइम ऑन ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमको आज़ादी मिली तो हम किस तरीके से बचे हुए थे, ये कुछ थे। अब हम बात करते हैं अपने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का कि एट दैट टाइम व्हाट वाज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है पहले तो वही हम समझ लें, तो उसके बाद फिर हमारा आगे का चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब जो होता है वो सिंपल और आसान होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स हम करते हैं, यानी हम यहाँ लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स या वर्किंग या पॉपुलेशन अमंग, हमारे पास जो सेक्टर्स हैं अमंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। यानी इन सेक्टर्स के बीच में जब हम टोटल पॉपुलेशन या वर्किंग पॉपुलेशन या वर्कफोर्स को हम डिवाइड करते हैं कि किस में कितने लोग काम कर रहे हैं, किस सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हमारे पास ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो ये हम देखेंगे, सेक्टर वाइज देख लेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं सेक्टर्स, और सेक्टर्स का हम डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स में। एक आपका हो गया एग्रीकल्चरल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया पहला। दूसरा हो गया आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसको सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। और तीसरा आपका हो गया टर्शरी सेक्टर, जिसको अदरवाइज सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो ये आपके 3 सेक्टर्स डिवाइड हो गए। अब तीनों सेक्टर्स के अंदर में हम देखेंगे कि क्या क्या सब डिविजन्स हैं। कुछ सब डिविजन्स भी हैं तीनों सेक्टर्स में, तो उनको एक बार हम थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में कई सारी चीज़ें आती हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है आपका, पहली बात तो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर आ जाता है, एग्रीकल्चर। दूसरी बात हमारे पास जो आते हैं वो आता है हमारे पास एग्रीकल्चरल लेबर आता है। कई लोग एग्रीकल्चर खुद उनका खेत नहीं होता लेकिन दूसरे खेत में काम करते हैं, एग्रीकल्चर लेबर आ गया। फिर आपका वो आता है फॉरेस्ट, फिशरीज़ सेक्टर जो है, जो इसमें एंगेज होते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब। उसके बाद आपका फिर नेक्स्ट आता है माइनिंग। माइनिंग को भी हम एग्रीकल्चर में देख लेंगे। ये आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हम देखेंगे कितना कितना परसेंट कितने किस में लोग थे। एक बार हम पूरा चार्ट एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं उसमें। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर ओवरऑल देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ओवरऑल 72.7% उस समय लोग हुआ करते थे। 72.7% हमारी टोटल जो पॉपुलेशन की है एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क करते थे। आउट ऑफ विच 72.7% में से 50% सीधे सीधे लोग जो थे वो हमारे एग्रीकल्चर में थे इन्वॉल्व। यानी वो सीधा सीधा जो 50% लोग थे वो एग्रीकल्चर ही करते थे, उसके अलावा उनके पास कोई सोर्स ऑफ अदर इनकम नहीं था। उनमें से लगभग 19.7, यानी हम 20% का आंकड़ा ले सकते हैं, लगभग 19.7% पर्सन वर एंगेज इन एग्रीकल्चर लेबर। वो अपने खेत तो नहीं हुआ करते थे लेकिन दूसरे के खेत में खेती करके अपना चलते थे। फिर फॉरेस्ट में लगभग 2.4% डिपेंडिंग अपॉन फॉरेस्ट, फिशरीज़, पोल्ट्री फार्मिंग एक्सेट्रा, एंड नियर अबाउट 0.6% वर एंगेज इन माइनिंग। उस समय इतने इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी नहीं तो माइनिंग का ज़्यादा अच्छा बिजनेस था नहीं। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर का हालत देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज़्यादा डिवाइड नहीं किया गया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला तो आपका स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी पहली, और दूसरा जो हमारे पास है वो आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जगह, यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हम सीधा बोल सकते हो। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हमने थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया। अब इसमें कितने कितने लोग थे तो पहले ओवरऑल हम देख लेते हैं कि ओवरऑल हमारे पास जो इसमें वर्क करने वाले लोग थे वो थे 10.1%, जिसमें से 9% लगभग जो थे आपके काम करने वाले वो थे आपके स्मॉल स्केल में, और लगभग 1.1%
आपके थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, जो कंस्ट्रक्शंस वगैरह का काम देखा करते थे वो उसमें थे। अब हमारा नेक्स्ट हम टर्शरी सेक्टर में देख लेते हैं। तो टर्शरी सेक्टर में आपका 3 सेक्टर और हम इसमें पढ़ सकते हैं। पहला तो ट्रेड एंड कॉमर्स, दूसरा हमारे पास था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये उस समय टर्शरी सेक्टर में ये सारी सर्विसेज परफॉर्म होती थी। और तीसरा अदर्स में देख लेते हैं, अदर सर्विसेज, अदर सेक्टर्स में हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं। तो ओवरऑल जो हमारा टर्शरी सेक्टर में उस टाइम लोग थे वो थे 17.2%। 17.2% वर वर्किंग इन टर्शरी सेक्टर एट दैट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। उसमें से ट्रेड एंड कॉमर्स में काम करने वाले 5.2% थे, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में 1.4% एंड अदर सेक्टर में 10.6% पीपल वर वर्किंग। अदर सेक्टर्स में आपके ट्रेड, कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन के अलावा जो सर्विसेज प्रोवाइड होते थे, इंश्योरेंस वगैरह थे, ये सारी सर्विसेज, तो उसमें हमारे इतने लोग थे। तो ये टोटल हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था विच शोज़ दैट मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल, यानी लगभग आबादी, मोर देन 70% ऑफ पीपल वर एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, आउट ऑफ विच 50% जो था एग्रीकल्चर में था। तो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ या प्राइमरी सोर्स ऑफ हमारा इनकम का जो जरिया था वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही था। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर इसके व्हाट वाज द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे कि उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर क्या थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।